हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल। तो आज हम लेकर आए क्लास टेंथ का बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का मॉडल पेपर। यदि आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि क्लास टेंथ में हिंदी का पेपर किस पैटर्न पर आता है, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज आपका सब एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से बोर्ड द्वारा हिंदी का पेपर आता है, किस पैटर्न पर आता है, कितने नंबर में क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर का प्रश्न होता है। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं और आप जानते हैं कि हिंदी का मॉडल पेपर किस प्रकार से आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मॉडल पेपर 25-26। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें दिए होते हैं निर्देश कि 15 मिनट जो होते हैं वो हमें क्या होता है कि यही जो प्रश्न पत्र होता है इसे पढ़ने के लिए होते हैं, और प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित होता है। ये निर्देश आपको पहले ही पढ़ लेने हैं। अब 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले होते हैं बहुविकल्पीय खंड आ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ये बताना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इसी से ही एग्जाम में भी क्वेश्चंस लगभग 20 से 25% या 40% तक फंस सकते हैं। और गबन किसकी रचना है। शुक्ल युग की समयावधि है। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से एक टॉपर कॉपी लिखता है और आपको किस प्रकार से कॉपी लिखनी है जिससे आप भी टॉपर बन जाएं। तो देखिए, अब नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है और भारत भारती किसकी रचना है। तो यदि आप क्लास 10th में तो आपको ये तो रचनाएं पता ही होनी चाहिए और ये एकदम बेसिक वाली हैं। और देखिए, प्रश्न नंबर 9 है आधुनिक काल के अब तक, आधुनिक काल जो है वो कब से कब तक है। मतीराम किस युग के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव कितना इम्पोर्टेंट और कितना सरल। मोहित ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात आ मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। देखिए, इसमें बताना है आपको अलंकार कौन सा है। तो और प्रश्न 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। प्रश्न 14 है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 15वां है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। 16 है पीताम्बर में कौन सा समास है। 17 है आंसू का तत्सम रूप है। देखिए, बहुत ही सरल इसी प्रकार से आता है। 18 है कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। 19 है ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। 20 नंबर पर है निम्नलिखित में सर्वनाम है। देखिए, कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार बोर्ड में आते हैं। देखिए कितना सरल, आपको ये तो सब पता ही होना चाहिए। अब देखिए आपको लिखना कैसे है। देखिए, अब आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको उत्तर नंबर आपने डाल लिया, उत्तर नंबर 1 यहाँ पे डाल दिया आपने, उत्तर नंबर 1। अब क्या करना है आपको कि मान लीजिए उत्तर नंबर 1, इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, जो उसका आंसर है उसको ऐसे डाल देना है। जो भी आंसर नंबर हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, जो भी सही हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, बस फिर आपने क्या करना है, उत्तर नंबर 2 डाल देना, उत्तर नंबर 2। और 2 में आपको क्या करना है, जो उसका सही आंसर हो वो यहाँ पे लिख देना। मान लीजिए 1 है या 2 है, तो इसी प्रकार से आपको उसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट कैसे। तो नेक्स्ट है खंड। खंड जो है वो बा इसमें दिया है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें गद्यांश और पद्यांश होते हैं, 6 नंबर में होता है। इसमें नीचे इसके 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं और तीनों आपको करने होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। सबसे पहले यदि आपको जो से ये किस चैप्टर का ये आपको पता होना चाहिए, और ये जितनी रेखांकित अंश है मतलब लाइन की गई है वह आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना कि ये किस लेखक द्वारा रचित है और किस पाठ से है, तो ये आपको बताना होता है 2 नंबर में। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो हम इसकी वीडियो डाल देंगे बनाकर, तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि सॉल्यूशन, हम समझ जाएंगे कि आपको इसका सॉल्यूशन देना है। ठीक है, आप गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो उसमें रेखांकित अंश मतलब
इस जितना भी अंडरलाइन है उसका आपको क्या करना है, इसकी रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कर देनी है। अब लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं। तो आपको इसी से आंसर ढूंढना है और आपको बता देना कि किस प्रकार से लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं। यदि आपको ये वाला नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है, तब आपको अथवा में दिया हुआ है। यदि ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आपको लिखना है हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। तो आपको इसका संदर्भ लिखना है, इसके रेखांकित अंश की व्याख्या का भाव स्पष्ट करना है और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, आपको इसका आंसर देना है। 6 नंबर में होता है, ये तीनों क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। जैसे आपको बताना है कि ये किस संदर्भ, पहले आपको बताना है कि ये पद्यांश किससे चैप्टर का है, कौन इसके कवि हैं, और दूसरा है रेखांकित अंश। ये इतना ही सिर्फ है, बहिरे सुने गूंगे पुण्य बोले रंग चले सिर छत्र धराए। आपको सिर्फ इतने ही व्याख्या करनी है इसकी, और इन पंक्तियों में, इसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यदि आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें लिखना है और किस प्रकार से पेपर आता है। तो देखिए, यदि आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आपको अथवा वाला करना है। सुनि सुंदर बैन सुधारस ताने और सयानी है जानकी जानी भली। आपको इसमें जो है इतना संदर्भ पहले बताना है इसका पद्यांश का, फिर आपको इन अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगम मनु मंजुल कुंज कली। तो आपको इसकी व्याख्या करनी है, और अनुराग तड़ाग तथा मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है आपको बताना है इन दोनों में। तो यही सब है, और आप देख लीजिए इसे लिखना कैसे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है कि उत्तर नंबर ये कौन सा, देखिए ये है हमारा प्रश्न नंबर 1 खंड बा का। देखिए, तो हमें लिखना है खंड बा, पहले हमें डाल देना है खंड बा, और इसका उत्तर नंबर खंड बा डालकर हमें लिख देना है इसका उत्तर जो है उत्तर नंबर 1 डाल देना है हमें। फिर यहाँ लिखना है हमें का, फिर जो खा और फिर गा। तो हमें इन तीनों के आंसर ऐसे लिख देने हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एग्जामिनर नंबर देगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार से आपको पद्यांश भी लिखना है और इसी प्रकार से ही टॉपर लिखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको क्या है, 2 गद्यांश दिए हैं संस्कृत वाले, एक ऐसा नगरी वाला, एक मानव जीवनस्य वाला। तो आपको इन दोनों में से जो भी एक बढ़िया तरीके से आता है आपको क्या करना है, उसका पहले तो संदर्भ लिखना है, उसके बाद में इन दोनों में से किसी एक का ही हिंदी में अनुवाद करना। संदर्भ देखिए 2 नंबर में है और हिंदी अनुवाद 3 नंबर में, यानी कि टोटल 5 नंबर में आता है। तो आपको इन दोनों में से कोई सा एक कर देना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, सबसे बढ़िया होता है यही वाला। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है दिए गए संस्कृत पद्यांश, यानी कि 2 श्लोक दिए गए हैं, और इन दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो मानव हितवा वाला कर दीजिए या सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला कर दीजिए। तो आपको क्या करना, पहले एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है, या दूसरे वाले का कर देना है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इससे भी लिखना कैसे होता है, इससे भी इसी प्रकार से लिखना होता है कि उत्तर नंबर डाल दीजिए आपने, उत्तर नंबर 3 पहले यहाँ डाल दीजिएगा संदर्भ, यहाँ लिख देना आप संदर्भ। अब इसका संदर्भ लिख कर फिर बाद में यहाँ लिख देना हिंदी अनुवाद, ब्लैक पेन से लिखना और नीले पेन से लिख देना आप इसका अनुवाद जो होता है कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मतलब आपके जो ज़िले में हो उसे आपको देना है। चाहे करमवीर भरत वाला यहाँ चल रहा है तो यहाँ पे करमवीर भरत वाला ही लिखना है। और इसके बाद वाला क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों ही, और तीनों ही एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों का याद कर लेना है, और तीनों में से एक ना एक जरूर आएगा, 100% आएगा। तो आपको तीनों में से किसी ना किसी का जरूर आएगा एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में आते हैं। अब देखिए, अब क्या है, अब यहाँ पर है कि प्रश्न नंबर 6 का खा यहाँ दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों ही हैं, इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। और वो कहावत भी सही है कि तुलसी सूर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो इन तीनों में से ही एक ना एक आता है। सुमित्रानंदन पंत का भी याद कर लेना और बिहारी दास का भी याद कर लेना आपको, सूरदास और तुलसीदास बिहारी लाल।
तो आपको इन तीनों में से किसी ना एक का फंस जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक ऐसा लिखना है जो आपके पेपर में नहीं आया पूछा गया है और आपको अपनी किताब से ही लिखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में होता है। और जो जीवन परिचय होते हैं वो 5-5 नंबर के हैं। आप प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। आपको क्या करना है, संस्कृत में दीजिए। मतलब ये 4 क्वेश्चन है, आपको 4 में से 2 के आंसर देने हैं, संस्कृत में ही देने हैं। और 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बीरा केन पूछते, पुरराज का आसित, ये देखिए भारतीय संस्कृत। चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, चारों बोर्ड में आए हुए हैं और आने वाले भी हैं। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर में पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा, विज्ञान वरदान और अभिशाप वाला भी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर लेने हैं और 7 नंबर में आएगा और आप इन सभी को तैयार जरूर कर लेना। अब प्रश्न नंबर 10 है, अपनी विषय रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए या उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी है, पत्र भी है और आपको आना चाहिए, 4 नंबर में आता है और आपको ये सभी मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इनमें से लगभग जो होता है 5 साल के यदि आपने पेपर कर लिए तो आपका 60 से 70% आपका पेपर आराम से फंस जाता है। तो यही सब प्रश्न हैं जो आपको करने हैं और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक भी यदि आप प्रश्न छोड़ोगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपके नंबर ही कम होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है फिर भी आप क्या करना है, उससे मिलता जुलता हुआ आंसर लिख देना है, जिससे कि आपका एक भी नंबर कटने से ज़्यादा एक नंबर बढ़ ही जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से करने हैं और आपको क्या करना है, संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि श्लोक 2 नंबर में आ जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होता है। और आपको क्या करना है, जो निबंध होते हैं वो आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, 7 नंबर में आता है। और जितने भी जो जीवन परिचय वगैरह हैं ये भी याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको किसी चीज़ की और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में जाइए, वीडियो के नीचे लिंक है, उसमें सभी चीज़ों की वीडियो पड़ी हुई हैं, देख लेना आप जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।